फिजिक्स चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी। तो आज के चैप्टर में हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल करेंगे और एक रिलेशन करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चंस में आती है। यहाँ तक कि एचएसएससी के एग्ज़ाम में, जेईई, नीट, बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी को 300% इंक्रीज कर दिया जाए तो लीनियर जो मोमेंटम है उसके अंदर कितने परसेंटेज इंक्रीज होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि लीनियर मोमेंटम को अगर 100% इंक्रीज कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट इंक्रीज होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूजन में लाता है, तो आज इसका कन्फ्यूजन दूर कर लें, समझ लीजिए कैसे होगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती क्या, सबसे पहले इसके बारे में जान लें। देखिए सिलेबस, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी देखो सिलेबस एक टाइप है टोटल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या होती है आप सभी को पता है। एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, कि कोई भी पर्सन कितना एनर्जेटिक है। ठीक है, कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी काम को करने के लिए जो कैपेसिटी होती है उसको एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी जो है, एनर्जी की जो यूनिट होते हैं हमारे पास सेम होती है जो वर्क डन की हम यूज करते हैं, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके अंदर मेजर किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इसकी इम्पोर्टेंट यूनिट है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है बेटा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। और जूल, और आपको पता होगा जूल के अंदर, और आपके पास जो सीजेस यूनिट है इसके अर्थ के अंदर क्या रिलेशन होती है, 1 जूल 10⁻7 अर्थ के इक्वल होता है। ठीक है, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। कैलोरी के अंदर भी सर रिलेशन होती है, वो क्या होती है। ठीक है, 1 कैलोरी जो है वो किसके इक्वल होती है, 4.186 जूल, 4.2 जूल भी उसको बोल देते हैं। ठीक है, कोई ये कुछ थे बेटा स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, एक यूनिट ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर बोलते हैं, किलोवाट आवर, इसकी वैल्यू जो होगी किलो, किलो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल बता रहा हूँ, किलो के लिए हम इस टाइप से लिखते हैं। आवर के अंदर कितना होता है, 3600 सेकंड होती है। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, इतने जूल के इक्वल होगा, मीन्स 3.6 × 10⁻, अब देख लो सिलेबस कितनी होगी, 325 और एक यहाँ से। ठीक है, 10 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई, तो ये इसके रिजल्ट। कमर्शियल यूनिट भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी की टाइप है बेटा ये सभी, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, सोलर एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सभी एनर्जी के टाइप है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर इसको जस्ट ट्रांसफर किया जाता है। एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट या कंजर्व्ड इन नेचर, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द एनर्जी possessed by an object due to its motion और velocity, मोशन या वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा, 12mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी वर्क की तरह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सर किस किस का स्केलर होता है ये भी बता दें, बिल्कुल बता देंगे बेटा, 12 × m v वेक्टर डॉट v वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर एक आता है इम्पोर्टेंट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। क्या है सर ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, क्या बताता है, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये बताता है कि जो वर्क डन होगा कहीं पर 1 to 2 अगर बात करें तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। जो वर्क डन होगा वो दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। ठीक है, किस टाइप से डिफाइन करेंगे सर इसको, मैं अभी आपको यहाँ से डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। अब देखिए इसमें बस हम बात करेंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, एक आइंस्टाइन की बहुत ही अच्छी इक्वेशन है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, जो E है दैट इज इक्वल टू mc², ये फॉर्मूला दिया था आइंस्टाइन सर। ठीक है, E इज इक्वल टू mc²।
अब E क्या है, M क्या है, C क्या है। यहाँ पर E तो है एनर्जी, ठीक है, M है मास और C है स्पीड ऑफ लाइट। E क्या है एनर्जी, M क्या है मास, C क्या है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट तो आप सभी को पता है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्या होता है, जब हम चल रहे होते हैं ना उस टाइम स्लाइटली हमारा मास इंक्रीज करता है। कैसे करता है सर? बाय दिस इक्वेशन। फिजिक्स के अंदर एक इक्वेशन m = m0 √ 1 - v²/c²। m0 तो यहाँ पर रेस्ट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। m क्या है? मास किसी ऑब्जेक्ट का जब मोशन में है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। c क्या? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, जब कोई चल रहा होता है ना उसका मास स्लाइटली चेंज होता है, यानी कि इतना बहुत ज़्यादा चेंज होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, मास थोड़ा सा बढ़ जाता है। बाय दिस रिलेशन m = m0 √ 1 - v²/c²। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है यहाँ पर जो हमने लिखी है। अब एक चीज़ आती है कॉमन सी, रिलेशन बिटवीन P एंड काइनेटिक एनर्जी। P है लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो देखिए से बस वी नो दैट P का फॉर्मूला आप सभी को पता है, m × ओके, m भी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, v भी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जिससे वो चल रहा है, एंड काइनेटिक एनर्जी = ½ mv²। ओके, अब देखिए से आपको रिलेशन बनाने क्या करना है, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दो, m × v का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हुआ? p²/2। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन जो आपके पास वो आ जाएगी p²/2 है। ये रिलेशन यहाँ से निकला है। ओके, तो यहाँ से आप इस टाइप से, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्राफ बताओ काइनेटिक एनर्जी और 1/m में क्या ग्राफ होगा, ये p = कांस्टेंट, p अगर कांस्टेंट है तब ऐसे बना देना ग्राफ। सर ऐसे क्यों? ये 1/m लिखा हुआ बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर m बोलते हैं ना तब चेंज होता है, ठीक है, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरा कम होगा, लेकिन इस केस में 1/m अगर बोला जाए तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लिटिल बिट किस टाइप से होगा। अब एक न्यूमेरिकल से इसको क्लियर करेंगे, एक न्यूमेरिकल मैं करूँगा, एक आपको करना है। क्वेश्चन ये है, लीनियर मोमेंटम को अगर 100% इंक्रीज कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितना इंक्रीमेंट आया, कितना चेंज होगा। ठीक है, इसी को उल्टा करके समझ लेते हैं क्वेश्चन को, काइनेटिक एनर्जी को अगर 300% इंक्रीज कर दिया जाए तो लीनियर मोमेंटम के अंदर कितना इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, देखिए शाबाश। एक क्वेश्चन ये आपके लिए, इफ linear momentum is increased by 100%, then what percentage change will come in case of kinetic energy। फॉर्मूला मैं आपको समझा चुका, आपको जस्ट परसेंटेज चेंज निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो बस के रूल देखो आप। इनिशियली लीनियर मोमेंटम क्या, मास × वेलोसिटी, ठीक है, लिख दिया। फाइनल क्या होगा, मास × वेलोसिटी तो होगा, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, जो स्टार्टिंग में है, सपोज P1 लिख लिया या P लिख लो आप, इसको 100% इंक्रीमेंट है, इसके अंदर 100% और इंक्रीमेंट आपको करना है। ठीक है, इसके अंदर 100% इंक्रीमेंट मीन्स P और ऐड कर दिया, कितना हो चुका है 2P। ठीक है, 100% इंक्रीमेंट कर दिया मीन्स पहले इसके 100 रुपये थे, 100% और ऐड कर दिया मीन्स 100 और 200 रुपये हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 × m × u। ओके, बात समझ आ गई। इसको आप लिखो m × u और इसको आप लिखोगे फाइनल को m × v। अब यहाँ जो वेलोसिटी वो क्या हो चुकी है, 2u हो चुकी है। ठीक है, इसको m × v1 लिख लो। अब v1 की वैल्यू तो हम लेकर चले सर u, v2 कितना हो चुका है 2u। इन बातों का आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, इन बातों का अगर ध्यान रख लेते हो परसेंटेज चेंज काइनेटिक एनर्जी का निकालना बहुत आसान हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल
माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज भी ऐसे आप निकालते थे। तो यहाँ से देखिए शाबाश, कितना है ये 2u, तो कितना होगा 4u² माइनस u² डिवाइडेड बाय में, यहाँ क्या होगा काइनेटिक एनर्जी चेंज निकालना है ना हमें, कितना चेंज हुआ। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसी टाइप से निकालेंगे। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूला होगा, m से m तो कैंसिल हो जाएगा, लिखो या ना लिखो। ठीक है, परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी के अंदर, परसेंटेज चेंज, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100। ठीक है, यहाँ से आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा किस टाइप से है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, हाफ इंटू m इंटू v2², हाफ इंटू m इंटू v1² डिवाइड बाई हाफ इंटू m इंटू v1² इंटू 100। m तो कैंसिल हो गया। ठीक है, आपको जस्ट लिखना v2² माइनस v1² डिवाइड बाई v1² इंटू 100। तो v2² कितना है 2u, तो 2u का स्क्वायर कितना हुआ 4u², v1 कितना है u, तो u² इंटू 100 कितना हुआ 3 इंटू 100 कितना आ गया 300%। तो ये आपके पास आंसर जैसा काइनेटिक एनर्जी का। अगर इसी के क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, काइनेटिक एनर्जी को 300% बढ़ा दिया जाए, लीनियर मोमेंटम के अंदर चेंज पूछ ले, क्योंकि दो ही टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ से घुमा फिरा के ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर 300% इंक्रीमेंट कर दिया तो लीनियर मोमेंटम कितना चेंज आएगा, काइनेटिक एनर्जी को कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया 300%, तो लीनियर मोमेंटम के अंदर क्या परसेंटेज चेंज आएगा। ओके, तो देखिए शाबाश, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को आप लिख लो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ इंटू m इंटू u²। ठीक है, इसको k से लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है 300% इंक्रीमेंट कर दिया, 300% k के अंदर कितना हो गया k प्लस 3k मीन्स 4k। इसको 4k अगर लिखेंगे, वैसे मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ हाफ इंटू m इंटू v²। ठीक है, यहाँ से 4k को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू ये है सर हाफ इंटू m इंटू u²। हाफ m को एज इट इज रहने दो, 4 यहाँ लेंगे तो 2u होगा, 2u का स्क्वायर। अब परसेंटेज है लीनियर मोमेंटम के अंदर निकालना, तो लीनियर मोमेंटम फाइनल माइनस लीनियर मोमेंटम इनिशियल इंटू 100। p का फॉर्मूला मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 2u माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल कितने u डिवाइड बाय में इनिशियल इंटू 100। mu से mu कैंसिल, 2 माइनस 1 इंटू 100 कितना आंसर आ गया भाई 100%। ठीक है, तो दोनों मेथड से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, कोई खास प्रॉब्लम आपको यहाँ से नहीं आएगी। अब क्वेश्चन आपके लिए ये है, अगर लीनियर मोमेंटम के अंदर अगर मैं 50% का इंक्रीमेंट कर देता हूँ, लीनियर मोमेंटम के अंदर अगर 50% इंक्रीमेंट कर देता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। ओके, ये देखिए शहबाज क्वेश्चन, ये अगर समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इनक्लाइंड प्लेन है, 37 डिग्री का इंक्लिनेशन है, म्यू जो 0.5 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, m 10 kg है। हमें निकालना क्या है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सबसे पहले वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हम करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो देख लो बस। यहाँ पर फोर्स क्या क्या लगेंगे, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर फोर्स क्या क्या लगेंगे। सपोज ये ब्लॉक यहाँ पहुँच गया तो वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ कम हुई इसकी, और जब बोला गया रेस्ट पर आएगा मीन्स एक पॉइंट पर आकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अब फोर्स क्या क्या लगेंगे, वेट mg का कंपोनेंट mg cos थीटा, और ये लगा mg sin थीटा। यहाँ पर अपोज करने के लिए एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लगेगा। ठीक है, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है। बात समझ रहे हो। देखो शाबाश, लिखोगे यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से देखें शाबाश, मुझे बताओ कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या था
काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सपोज इसने डिस्टेंस कवर की x, ठीक है, और वर्क डन यहाँ किस किस की वजह से होगा, ड्यू टू फ्रिक्शन और ड्यू टू ग्रेविटी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फाइनली तो ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर चले जाना है, वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियल क्या, हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर। ओके, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट सपोज एक्स है, फोर्स कितना म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना एम जी कोस थीटा कोस 37। एक्स को एज इट इज रहें तो म्यू की वैल्यू पता है आपको, एम कितना है 10, जी 10, कोस 37 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो याद रख लो, बहुत बार मैं वैसे डिस्कस कर चुका हूँ। ये 0.1 हुआ कैंसिल, कितना आया 40x। वर्क डन बाय ग्रेविटी, एक्स एज इट इज, कौन सा कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, कौन सा एम जी साइन थीटा, एम कितना 10, जी कितना 10, साइन 37 कितना 3/5, 2 कितना हुआ, ये आपके पास हुआ 60x। ले अब साथ में लिखो यहाँ पर 60x प्लस 40x इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वेयर, हाफ इंटू एम कितना 10, यू कितना 20 इंटू 20, ठीक है, 2 पे 10 कितना हुआ 200, कितना आ गया सर आंसर। अब यहाँ से क्या हुआ 100x इज इक्वल टू दिस, x की वैल्यू कितनी है 20, माइनस नहीं लिखोगे, आप बोलोगे 20 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद जो है ऑब्जेक्ट किस पर आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। ओके, तो ये था आज का क्वेश्चन। हेलो बच्चों, क्लास 11 चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी। इससे पहले कि हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो, तो आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ा जाएगा, किसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, किसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। उससे पहले जो 2 न्यूमेरिकल यहाँ लिखे गए हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इनको हम कवर करेंगे। तो देखिए शहबाज, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मास गिवन है किसी ऑब्जेक्ट का 0.1, 0.8 kg, इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप माइनस 4j कैप और फाइनल वेलोसिटी माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। वी हैव टू फाइंड आउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए कैसे आपको करना पड़ेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, आपको ये फाइंड आउट करना है। ओके, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ओके, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर, और चेंज क्या होगा, हाफ एम कॉमन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये आता है कि v क्या है सर, u क्या है, ठीक है, तभी तो आप कर पाएंगे। अब v क्या है, वेक्टर फॉर्म में आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें या डॉट कर लें, एक ही बात है, या तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर लें, ठीक है, या फिर v डॉट v भी आप करोगे तब भी वी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब मर्जी आपकी, जैसे आप करना चाहो। तो v होगा अंडर द रूट 36 प्लस 4 रूट 40, u क्या होगा अंडर द रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट 25। अब चेंज निकालना है तो हाफ इंटू एम, एम कितना 0.8, v का स्क्वायर रूट 40 का स्क्वायर 40 आएगा माइनस u का स्क्वायर कितना 25, ठीक है। ये हुआ 0.4, इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 15, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 60 डिवाइड बाई 10, तो यह 6 जूल, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आपके पास आंसर। अब हम बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड में क्या होगा, आपसे क्या पूछा गया, पहले ये ध्यान से देखना। 5 kg कोई ऑब्जेक्ट है, व्हेन फॉल्स थ्रू ए हाइट ऑफ 20 मीटर एक्वायर्स ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, सपोज ये अर्थ सरफेस है, ड्रॉप किया था उस टाइम पर वेलोसिटी 0 थी, लेकिन बताया गया फॉल्स थ्रू ए हाइट ऑफ 20 मीटर एक्वायर स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड एक्वायर करता है 10 मीटर पर सेकंड। कितनी हाइट है 20। आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट द वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस हमेशा ही अपोज करता है मोशन का, तो मोशन के अपोज में आपको काम करना है। इस प्रिंसिपल से करना पड़ेगा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल।
क्या होता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल? तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये होता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, मीन्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तो यही रूल यहाँ फॉलो करेंगे। तो वर्क डन जो है यहाँ पर दो मेथड से हो रहे हैं, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वर्क डन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, दो की वजह से, तो दोनों के बारे में हमने यहाँ लिख दिया। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा? सबसे पहले ये देखें mg इंटू एच। ठीक है, m कितना है? मास गिवन होगा 5, g 10 और h हाइट कितनी 20। ये तो हुआ वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, डाउनवर्ड डायरेक्शन सेम पॉजिटिव। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, ये फाइंड आउट करना। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है? 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? 0। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है? हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, 20 इंटू 20। 2 से 10 पे गया, कितना आया आपके पास? 2 पे अगर करेंगे तो आपके पास ये आया इतने जूल। ठीक है, क्लियर। 1/2 इंटू 5 इंटू स्पीड कितनी थी यहाँ पर? एक्वायर्ड स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, तो 10 ही आप यहाँ लिखेंगे। 2 पे कितने हो जाएगा? 5 पे, ये हुआ 25 और साथ में आपके पास 10 था, कितने जूल। अब वर्क एनर्जी जो प्रिंसिपल है वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? इतने जूल। ठीक है, ये हमें पता नहीं निकालना है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है? 250 जूल। इनिशियल क्या? 0। तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस क्या हुआ? वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस हुआ 250 माइनस 1000 मीन्स 750 नेगेटिव का जूल। नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस तो ऊपर लग रहा है और वर्क डन नीचे रहा है। 180 डिग्री का एंगल है, वैसे ही अपोज करा तो नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है, तो इस टाइप से सेकंड जो न्यूमेरिकल था बेसिकली कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, अब देखिए सेवस कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, क्या इसके एग्जाम्पल होंगे? देखिए सेवस हम बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, a force is said to be conservative. A force is said to be conservative if work done by or against the force does not depend on the path followed. Depend on the path followed, but depends on initial and final position. Depends on initial and final position. Initial and final position is called conservative force. इसको conservative force बोलते हैं। मीन्स जो किस पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा पाथ पर और डिपेंड करेगा ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इसको जो है पाथ इंडिपेंडेंट बोल देते हैं। पाथ पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता ओनली स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आप बोल सकते हो, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब जो वर्क डन होगा वो सभी केसेस में, चाहे इस रास्ते जाएं, चाहे यहाँ से ऐसे जाएं, यहाँ से जाएं, 1 2 3, सभी केसेस में जो वर्क डन होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो वर्क डन जो होगा सभी केसेस में सेम रहेगा इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के केस में तीनों केसेस में क्या होगा? वर्क डन सेम होगा, कोई चेंज वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो वर्क डन ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स दीज आर इक्वल। ठीक है, इक्वल टू W वर्क डन फ्रॉम 1 to 2। कंजर्वेटिव है इसलिए वर्क डन जो 1 से 2 होगा प्लस 2 से 1 होगा वो 0। ठीक है, तो 1 से 2 प्लस 2 से 1 0, सेम उसी पॉइंट पर आ जाएंगे, इसलिए वर्क डन 0। एग्जाम्पल क्या क्या है सर इसके? एग्जाम्पल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सभी क्या इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, किसके एग्जाम्पल है? कंजर्वेटिव फोर्स, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। किसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? देखिए शाबाश, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। A force is said to be non-conservative force if it depends on the path followed by an object, या फिर वर्क डन जो होगा बाई और अगेंस्ट द फोर्स दैट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। अगर वो पाथ पर डिपेंड कर रहा, पाथ डिपेंडेंट है, तो उसको बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? सिंपल जो आप बोल सकते हो यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस? यहाँ पर आप बोल सकते हो फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन भी एक टाइप का रेजिस्टेंस है। विस्कस ड्रैग है, विस्कस फोर्स जिसको बोलते हैं। लिक्विड के अंदर जो होता है वो भी एक टाइप का, यहाँ फ्रिक्शन मीन्स रजिस्ट करने का काम करता है, अपोज करने का काम करता है मोशन का, तो इसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये था नॉन कंजर्वेटिव, ये था कंजर्वेटिव। सेंट्रल फोर्स होता है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स किसको बोलते हैं? जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। ठीक है, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, ये सभी सेंट्रल फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स आर द टाइप ऑफ सेंट्रल फोर्स, इनको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। ओके, अब देखिए सहवाग इनके डिफरेंस करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए सहवाग किस टाइप से इनके जो डिफरेंस समझते हैं उनको, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को। तो यहाँ मैंने लिखा कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ मैंने लिखा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा, वर्क डन इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा शाबाश? वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है, ऑफ पाथ फॉलोड लिख सकते हो। वर्क डन जो है वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। और नॉन कंजर्वेटिव में जो वर्क डन होगा, वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, वो पाथ पर डिपेंड करेगा, डिपेंडेंट। ओके, नंबर 2 जो है पॉइंट, कंजर्वेटिव फोर्स के केस में जो इलास्टिक फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, इलास्टिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स are examples of conservative force। ये क्या? कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल। ठीक है, अगर बात करें नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है? वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। इट इज वेलोसिटी डिपेंडेंट, लाइक विस्कस ड्रैग है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ये सब इसके एग्जाम्पल। ठीक है, नंबर 3, वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप इज 0। वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप इज 0 इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स ओनली। वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप इज नॉट 0, वो 0 नहीं होगा किस केस में? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। नंबर 4, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी may change but total energy remains same। इस केस में ऐसा नहीं होता। some heat energy is lost due to friction, फ्रिक्शन की वजह से कुछ हीट एनर्जी जो उसका लॉस यहाँ होता है। ठीक है,
तो ये पॉइंट जो आपको इसके बारे में ध्यान रखने हैं वर्क डन के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, वर्क डन की अगर बात करें दैट इज कंप्लीटली रिकवरेबल, रिकवर किया जा सकता है। लेकिन इस केस में जो है ना, फिफ्थ जो पॉइंट आएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में, उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। इस केस में आप क्या लिखेंगे, वर्क डन इज नॉट कंप्लीटली रिकवर, कंप्लीटली रिकवर। ओके, तो ये पॉइंट है इसके बारे में। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं सिंपल सा, इफ m be the mass of a particle having velocity v is equal to a under the root x meter per second, where a is equal to constant and x be the position of particle। ठीक है, तो आपको निकालना है वर्क डन फ्रॉम x0 to xt मीटर। यहाँ तक आपको क्या निकालना, वर्क डन निकालना है। तो कैसे निकालोगे सर? तो वर्क डन क्या होगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल था इसलिए मैं यही समझा रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, और वी क्या है यहाँ पर एक्स की जगह डी लिख देना बस आप। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू डी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, एक्स की जगह जीरो पुट करोगे तो ये जीरो ही हो जाना है। ठीक है, तो ये वर्क डन आ जाएगा आपके पास। वर्क डन आएगा हाफ इंटू एम इंटू ए स्क्वायर डी, इतना छूट। ठीक है, तो इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव न्यूमेरिकल पढ़े। उससे पहले हमने वर्क डन के बारे में जाना, वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कब होता है, किस केस में वर्क डन पॉजिटिव होता है, किस में नेगेटिव, किस में जीरो होता है, ये सभी केसेस की। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट किया था वो किया था काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम रिलेशन। कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है p²/2m होती है। एक फॉर्म से अगर लीनियर मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। कितना अमाउंट वो सेम नहीं बता सकते कि लीनियर मोमेंटम 100% है तो काइनेटिक एनर्जी 300, काइनेटिक एनर्जी 100 है तो लीनियर मोमेंटम, इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज किया जा सकता है इनको एक दूसरे में। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो भी शॉर्ट ट्रिक, जो भी मेथड यहाँ बताए जाते हैं उनको फॉलो कीजिए, आराम से हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी भी लगे तो आप इनको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।